जो लोग भी आज फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज जो विषय रखा गया है, डॉक्टर हेडगेवार और फ्रीडम मूवमेंट। लंबे समय से इस विषय पर चर्चा हो रही है, इसलिए हम उनके विभिन्न आयामों को तो जानते हैं, लेकिन फिर भी विषय को देखते हुए जो तथ्यात्मक और तर्कपूर्ण बातें होती हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। उसको बंद करता हूँ। वास्तव में क्या होता है कि जो घटनाएं घटती हैं या इतिहास के जो पात्र होते हैं, उन घटनाओं और इतिहास के पात्रों का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं होता कि कोई किसी समय घटना घटी या किसी पात्र ने कोई भूमिका निभाई। जिन पात्रों ने कोई भूमिका जिस घटना के साथ इतिहास के जिस मोड़ पर निभाई और कोई घटना घटी, उसका प्रभाव तात्कालिक है या दीर्घकालिक है, इस बात पर निर्भर करता है उस घटना में किस प्रकार की ध्वनि निकलती है, उस पात्र का लक्ष्य और दर्शन क्या है। जब किसी पात्र का और किसी घटना का लक्ष्य और दर्शन में वर्तमान के साथ भविष्य और उसका वैश्विक दृष्टिकोण में आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ मूल्यों की उत्पत्ति करना होता है, तो उस घटना का और उस पात्र का प्रभाव इतिहास के उस मोड़ से बाहर निकलकर भविष्य में पीढ़ियों के लिए प्रतिध्वनित होती है। ऐसे तो दुनिया के सभी हिस्से में उस राष्ट्र के निर्माण में पात्रों ने अपनी भूमिका निभाई, उनको उस रूप में याद किया जाता है। लेकिन उन पात्रों में और इतिहास, भविष्य के इतिहास को प्रभावित करने वाले पात्रों में एक बुनियादी अंतर है। यदि हम भारत का लें तो हम कई ऐसे ऐसे सैकड़ों हजारों पात्रों को पाते हैं जिनका त्याग, जिनका मूल्य और जिन्होंने राष्ट्र की या सभ्यता की को एक खास जंक्चर पर प्रभावित करने की कोशिश की। जैसे उदाहरण के लिए लें महाराणा प्रताप और सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोनों का नाम आते ही देशभक्ति, सामर्थ्य, राष्ट्र निर्माण का एक सेंस आता है और वे हमारे लिए एक आदर और प्रेरणा के स्रोत के रूप में रहते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, जैसे मैं एक नाम लेता हूं, मैरी जोसेफ पॉल यव्स रॉक गिलबर्ट डू मार्टियर मार्किस दे ला फैटी। यह 13 शब्दों का नाम है। इस व्यक्ति को अमेरिका और फ्रांस दोनों जगह याद किया जाता है। 20 वर्ष की आयु में 1777 में इन्होंने अमेरिकन रिवॉल्यूशन में अपनी भूमिका निभाई और 1830 में इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूर्व अपनी भूमिका निभाई। अब एक तरफ से अमेरिका में और दूसरी तरफ फ्रांस में इनको द हीरो ऑफ टू वर्ल्ड्स कहा जाता है। तो मैंने इसका जिक्र इसलिए किया, ऐसे पात्रों की इतिहास में कमी नहीं है। लेकिन जो मैंने दूसरी बात कही, जो लोग भविष्य के इतिहास की रचना करते हैं, वह व्यक्ति से विचार और विचार से ऊर्जा और ऊर्जा से अधिक वे एक भाव, जिसको इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं, बन जाते हैं। तो फिर उनकी उपस्थिति हमारे दिन प्रतिदिन के गतिविधियों में होती रहती है।
तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का यदि जिक्र करें तो दो नाम ऐसे आते हैं जो भारतीय सभ्यता की बात करें, भारत के भविष्य के राष्ट्र की बात करें और वर्तमान की बात करें, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में दो नाम किसी न किसी रूप में उभर कर आते हैं। एक महात्मा गांधी, दूसरा डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार। दोनों ही नामों का प्रभाव सिर्फ आजादी की घटनाओं के कारण नहीं है, घटनाओं में जो उन्होंने अपने दर्शन को पिरोया, जो जिन बुनियादी मूल्यों को उन्होंने संबोधित किया, उन बुनियादी मूल्यों के कारण वो सार्वकालिक बन गए। फिर एक प्रश्न उठता है कि यदि महात्मा गांधी से डॉक्टर हेडगेवार की तुलना करते हैं तो वर्तमान पीढ़ी के लोग यह सवाल बार बार पूछ सकते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार का जिक्र भारतीय इतिहास की पुस्तकों में तो नाम मात्र का भी नहीं रहा। फिर एक ऐसे व्यक्तित्व जिसे फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है और एक ऐसा व्यक्ति जिसे एक राष्ट्र के भीतर एक संगठन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, उन दोनों की भारत की आज़ादी के आंदोलन और आंदोलन के बाद जो सामाजिक सांस्कृतिक दर्शन है, उन दोनों धरातल पर कैसे तुलना की जा सकती है? यह प्रश्न वाजिब है और इस प्रश्न में एक उत्तर भी छिपा हुआ है। भारतीय इतिहास को देखने, पढ़ने और समझने का नजरिया। जो भारत के इतिहास का लेखन हुआ है, उस लेखन को एक खास दृष्टिकोण से करने के कारण कई तरह की प्रतिकूलताएं तो आई हैं, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण मेथोडोलॉजिकल डेफिसिट जो रहा है, जो भारत के इतिहास के लेखन में नहीं रहा, जो सब अच्छी तरह भली भांति समझ सकते हैं, वह है जो लैंग्वेज प्रेस है, अर्थात जो भाषाई अखबार हैं, उन अखबारों को की पूरी तरह से उपेक्षा किया जाना। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मैग्नीट्यूड का स्वरूप कितना बड़ा रहा है, यह कल्पना भारत के इतिहास की पुस्तकों को पढ़कर किया ही नहीं जा सकता। इतिहास की पुस्तकों ने महानगरीय आंदोलन को और महानगरीय चरित्र वाले पात्रों को सामने रखकर इतिहास लिखने का काम किया है। भारत के कोने कोने में, गली कूची में स्वतंत्रता की ललक लिए हुए लोगों ने अप्रतिम त्याग किया है। उन घटनाओं को हम इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि जो लैंग्वेज प्रेस आजादी के आंदोलन की रिपोर्ट करता था, वो रिपोर्ट नहीं करता है। मैं उदाहरण के रूप में बताता हूं। महाराष्ट्र में जो कुछ अखबार छपते थे, केसरी और मराठा, केसरी मराठी अखबार था, मराठा अंग्रेजी अखबार था, काल मराठी अखबार था। महाराष्ट्र जो नागपुर से छपता था और जिसका सर्कुलेशन 20 के दशक में 6000 था, महाराष्ट्र। ज्ञान प्रकाश जो पुणे से छपता था, वह भी एक मराठी अखबार था। उदय जो अमरावती से छपता था। यंग पैट्रियट, देश प्राण, ऐसे हिंदी और अनेक भाषाई, खासकर मराठी अखबार थे जिन्होंने आंदोलन को किस रूप में देखा। स्थानीय स्तर पर जो आंदोलन के लिए काम हुआ, जो त्याग की घटनाएं हुई, जो पात्र थे, वो कौन थे, ये दिल्ली के छपने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया या उस वक्त के स्टेट्समैन या हिंदुस्तान टाइम्स, इन अखबारों में नहीं मिल सकता। यही कारण है कि आजादी के आंदोलन का एक संक्षिप्त
और एक छोटा स्वरूप हमें मिलता है। उस बृहद स्वरूप को पाने के लिए आज भी उस पर विस्तृत काम करने की जरूरत है। मैंने डॉक्टर हेडगेवार का जिक्र इसलिए किया, महात्मा गांधी से तुलना करते हुए उनको रीजनल अखबार से जोड़ा। मैं जिस घटना का भी जिक्र करने वाला हूं उनकी आजादी के आंदोलन में भूमिका के संबंध में, वह घटना मेरी उस बात को सार्थक साबित करती है। घटना 1921 की है। 1920-21 का समय देश में एक असहयोग आंदोलन का काल था। महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में जो 3 बड़े आंदोलन किए, जिसे साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन के रूप में हम जानते हैं, उसमें पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, दूसरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था जो 1930s में हुआ, और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ जो 1942। तो मैं अभी पहले आंदोलन का जिक्र करते हुए 1921 के एक मराठी अखबार महाराष्ट्र, जिसका सर्कुलेशन मैंने बताया 6000 था, उसने डॉक्टर हेडगेवार का उस आंदोलन में भागीदारी के कारण उन पर एक राज्यद्रोह, या जो उसको राष्ट्रद्रोह कहते थे अंग्रेज, का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 108 के अंतर्गत मुकदमा हुआ। उस मुकदमे के बारे में 25 मई 1921, 1 जून 1921, 15 जून 1921, 22 जून 1921, 29 जून 1921, फिर 13 जुलाई 1921, 20 जुलाई 1921, 10 अगस्त 1921 और 24 अगस्त 1921। यानी जो मैंने शोध किया वो शोध अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन जितनी तक मेरी दृष्टि गई उसमें 9 दिनों के अखबार में 3 से 4 कॉलम की डॉक्टर हेडगेवार के ट्रायल की रिपोर्टिंग हुई। अब उस ट्रायल की रिपोर्टिंग को यदि हम नहीं देखेंगे तो डॉक्टर हेडगेवार का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी, इसको हम नहीं समझ सकते। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, केसरी ने अन्य दिनों के अतिरिक्त 23 अगस्त 1921 और 30 अगस्त 1921 को उनके ट्रायल के बारे में रिपोर्ट छापा। उदय ने, जो अमरावती से निकलता था, उसने उन पर रिपोर्ट छापा। यंग पैट्रियट, जो अंग्रेजी में छपता था, उसने उन पर रिपोर्ट छापा। अब हम उस ट्रायल का एक छोटा अंश में प्रस्तुत करता हूं। डॉक्टर हेडगेवार पर यह मुकदमा था कि आपने अंग्रेजों के खिलाफ और यूरोपियंस और भारतीयों के बीच में वैमनस्य फैलाने वाला भाषण दिया। जिस वक्त डॉक्टर हेडगेवार पर आरोप था, उस वक्त सेंट्रल प्रोविंसेस में, मध्य प्रांत, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल था, विदर्भ शामिल था, तो उसको सेंट्रल प्रोविंसेस में बेरार कहते थे, स्टेट को। उस प्रांत में 7 लोगों पर मुकदमा जो राजद्रोह का था। खासकर वो 7 लोग नागपुर से ही संजोग से थे जिस वक्त ये रिपोर्ट की गई। उसमें 4 पर को दंडित किया गया, 3 लोगों पर मुकदमा चल रहा था। साधारणतः जब मुकदमा चलता था तो जो एक्यूज्ड होते थे वह साबित करने की कोशिश करते थे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो 2 विकल्प होता था, या तो बेल लेना, बेल के लिए मॉर्गेज भरना, या यह नहीं करने पर जेल जाना। तो साधारणतः 1 से 2 दिन के ट्रायल में उन्हें सजा मिलती थी। डॉक्टर हेडगेवार का केस नागपुर के न्यायालय में पहली बार सुनवाई 31 मई 1921 को हुई और अंतिम फैसला उसका 19 अगस्त 1921 को हुआ। यानी 81 दिनों तक यह मुकदमा चला और 11 दिन जीरा हुआ। अब यही एक महत्व की बात है कि राष्ट्रवादी आंदोलन का स्वरूप और जमीनी
विचार क्या था, यह जिरह बताता है। डॉक्टर हेडगेवार पर जब मुकदमा चला तो लगभग आधे दर्जन नागपुर के जो वरिष्ठ वकील थे, जिसमें मिस्टर बॉडे बहुत महत्वपूर्ण थे और उनका बहुत नाम था, हरकरे, मांडेलकर, ऐसे कई वकील उनके पक्ष में गए। एक एक करके वकीलों ने जज के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए मुकदमे से अपने आप को अलग किया। बचे मिस्टर बॉडे। बॉडे ने जब जिरह शुरू किया तो उन्होंने, जिस पुलिस ने उनके पर रिपोर्ट की थी, सब इंस्पेक्टर, उससे दो बातें पूछी कि हेडगेवार ने अपने भाषण में क्या कहा। तो उसने उत्तर दिया, हेडगेवार अपने भाषण में कहा कि स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा स्वराज्य का मतलब क्या है, हेडगेवार ने क्या समझाया। तो उन्होंने कहा, हेडगेवार ने कहा, भारत भारतीयों के लिए है। तो जो न्यायाधीश थे स्मेली, उन्होंने, मिस्टर स्मेली ने इस पर ऑब्जेक्शन दिया कि आप इस तरह के प्रश्न अब नहीं पूछ सकते। फिर उन्होंने पूछा कि आपने जो एक केस डाला है, क्या आपको लगता है हेडगेवार का भाषण गलत था या आपने ऊपर के दबाव से डाला है। फिर कोर्ट में इसका पर ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन सब इंस्पेक्टर ने कहा, हमें ऊपर से 1 महीने पहले ही आदेश आया था कि हेडगेवार पर केस रजिस्टर किया जाए। अब जज और वकील के बीच में बहस शुरू हो गई कि आप क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते। बॉडे इस बात के लिए डिटरमिन्ड थे कि मैं, जिस पुलिस ने उन पर केस दर्ज किया है, उससे मैं वो सारी बातें पूछना चाहता हूं कि कारण क्या है राजद्रोह का। जब वह नहीं बता पाए तब बॉडे ने जज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और अपने आप को केस से अलग कर लिया। ये घटनाएं अखबारों में आती रही और यह एक रणनीति के तहत हेडगेवार और बॉडे और बाकी जो वहां के वकील थे कर रहे थे। अखबारों में, स्थानीय अखबारों में, विदर्भ के अखबारों में सुर्खियां बनती थी, नहीं भी और उससे ज्यादा जो लोग जिरह सुनने आते थे उन्हें उतनी ही देशभक्ति की भावना और अंग्रेजों के खिलाफ उत्तेजना होती थी जो डॉक्टर हेडगेवार ने अपने भाषण में पैदा किया था। फिर डॉक्टर हेडगेवार ने एक एप्लीकेशन दिया कि मैं स्मेली के कोर्ट में से अपने मुकदमे को ट्रांसफर करना चाहता हूं उसको, और अपमानजनक तरीके से कहा, चूंकि स्मेली को दोनों बातें नहीं आती, यह चूंकि जिरह मराठी में होती है, रिपोर्ट मराठी में लिखी गई है, और सब इंस्पेक्टर और सर्किल इंस्पेक्टर दोनों जो विटनेस हैं वे अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो मराठी नहीं आने के कारण बदला जाए। दूसरा, स्मेली को भारत के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक आंदोलनों की जानकारी नहीं है। जिस व्यक्ति को भारत के राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक आंदोलन की जानकारी नहीं हो, वह मेरे केस का फैसला कैसे कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने डॉक्टर हेडगेवार की नीयत को समझते हुए उन्हें आदेश दिया कि जो कुछ भी कहना आप लिख कर कहें। अब देखिए, जिरह बढ़ता चला गया, दिन बढ़ते चले गए। डॉक्टर हेडगेवार ने कोर्ट को पर यह दबाव डाला कि मैं जो कुछ भी लिखूंगा या कहूंगा, पहले सभी विटनेसेस को सुनने के बाद। फिर जिरह शुरू हुआ। डॉक्टर हेडगेवार ने अनेक प्रश्न करने के बाद जो कहा कोर्ट में, जिसे महाराष्ट्र ने बड़े हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया और संभवतः दूसरे भाषाई अखबार भी छापे होंगे, यदि आगे स्रोत होगा तो वे बातें आएंगे। आई प्रपाउंड एब्सोल्यूट फ्रीडम, मराठी में था, मैं उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन बताया, मैं पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता हूं। और उन्होंने कोर्ट में कहा, मैं जानता हूं मेरे भाषण का सरकार पर, जो देशभक्तों का दमन कर रही है, कोई असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं, मैं अब भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है और स्वराज हमारा लक्ष्य है।
ब्रिटिश सरकार मेरे भाषण को खुशी से राजद्रोह समझ सकती है। आगे जो उन्होंने कहा, इट इज एफ्रंट टू मी एंड माई कंट्री दैट एन एलियन फोर्स अंडरटेक्स सेल्फ क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोब एंड गिव रूलिंग ऑन एक्शंस ऑफ इंडियंस। यह कितना अपमानजनक बात है। एक विदेशी ताकत स्वयं दावा करते हुए यह अधिकार लेती है कि भारतीयों के कदम के लिए, उनके किसी काम के लिए हम न्यायाधीश बनेंगे और फैसला करेंगे। और उन्होंने कहा, वी हैव अ रेजिम ऑफ टेरर एंड टेरेनी फोर्स्ड बाय डेमोनिक पावर। हमारे यहां एक आतंक का शासन है, और जो ताकतें हैं वह एक दुष्ट ताकतों ने वह देश में आतंक फैला रखा है। उन्होंने कोर्ट से पूछा, जज से और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों से पूछा कि कानून किसके लिए होता है? एथिक्स को बनाए रखने के लिए होता है, नैतिकता को, या एथिक्स को तोड़ने के लिए होता है? तो उन्होंने कहा, लॉ इज ए स्लेव एंड कोर्ट इज ए कैटकेट। आज जो कानून है वह एक डेमोनिक पावर का, राक्षसी ताकत का दास है, और जो कोर्ट है उसका एक हथकंडा है। यह कहते हुए हेडगेवार ने जो महत्वपूर्ण बात कही, जो मैंने कहा घटना से अधिक घटना से निकलने वाली प्रतिध्वनि होती है, वह उस व्यक्ति का वास्तव में चरित्र दिखाता है, उस व्यक्ति का वह संदेश दिखाता है जो भूगोल और काल दोनों की सीमाओं को पार करता है, दैट ट्रांसेंड्स द लिमिट ऑफ ज्योग्राफी एंड टाइम। डॉक्टर हेडगेवार ने कोर्ट में जो कहा, द ओनली गवर्नमेंट दैट हैज राइट टू एग्जिस्ट इन एनी कंट्री ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। पूरी दुनिया के किसी भी देश में उसी सरकार को रहने का अधिकार है जो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा हो। दूसरी कोई भी सरकार जो इन तीनों सूत्रों को नहीं मानती है, या तीनों में से किसी एक को भी नहीं मानती है, उसको टिके रहने का अधिकार नहीं। अब एक स्वतंत्रता सेनानी जो नागपुर का रहने वाला है, एक सामान्य परिवार से आया, प्लेग में जिसके माता पिता का निधन हो गया था, कम आयु, घर गृहस्थी के नाम पर उनके बड़े भाई का एक पौरोहित्य का काम था। वह व्यक्ति जो प्रांत के 75 मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी डॉक्टर्स में से एक था, पूरे प्रांत में 75 मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, 75, जो कोलकाता से के नेशनल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की, डॉक्टर की डिग्री लेकर नागपुर आया था। वह व्यक्ति आज न्यायालय में पूरी दुनिया के स्वतंत्रता को, वैधानिक सरकार को एक छोटे से न्यायालय में एक जज के सामने अपने राजद्रोह के मुकदमे परिभाषित कर रहा है। यह है डॉक्टर हेडगेवार का वैशिष्ट्य। कौन कितने महीने जेल गया, कौन कितना त्याग किया, यह तात्कालिक होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति भी तात्कालिकता में सीमित हो जाती है। लेकिन कौन किस दृष्टि से अपनी बातों को रखता है, जिसमें मानवीय मूल्य, मानव स्वतंत्रता, मानव के बीच में समानता का भाव, वह तात्कालिक नहीं रहता, अस्थायी भाव बन जाता है। डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर के न्यायालय में ब्रिटिश जज मिस्टर स्मेली के कोर्ट में उसी अस्थायी भाव का प्रतिपादन किया। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार की प्रासंगिकता 1920-21 के असहयोग आंदोलन से कहीं दूर तब तक है जब तक मानव लोकतंत्र को महत्व देगा
अपनी स्वायत्तता, स्वतंत्रता और संप्रभुता को महत्व दिया। उन्होंने आगे उसी में एक बात कही, अगर उन पर एक यह आरोप था कि आप यूरोपीय और भारतीयों के बीच में शत्रुता पैदा कर, उन्होंने इसका बहुत ही तार्किक उत्तर दिया। कहा, भारतीयों में चेतना जगाने के लिए, कॉन्शसनेस पैदा करने के लिए कि यह देश उनका है, उस पर शासन करने का सिर्फ उन्हीं को अधिकार है। ऐसा करने में यूरोपियन की आलोचना करनी ही पड़ती है, और यदि ऐसा किए बिना भारतीयों को नहीं जगाया जा सकता है, और मैंने ऐसा ही किया, यह ब्रिटिश सरकार के लिए एक साफ संदेश है कि समय रहते उदारता पूर्वक भारत छोड़कर चली जाए। यह कहकर डॉक्टर हेडगेवार ने जो दो छोटी छोटी बातें उसमें कहीं, जो कि सार्वभौमिक बातें हैं, वैसे हमें समझना चाहिए। उन्होंने कहा, साधारणतः मेरे भाषण का विषय इंडिया फॉर इंडियंस होता है, भारत भारतीयों के लिए, लेकिन सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलता, हमें बताना पड़ता है कि आप स्वराज्य कैसे प्राप्त करें। और एक जो उन्होंने बातें जोड़ी, जो बात बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत बड़ी विशेषता बन गई, कि स्वराज्य प्राप्त करना ही नहीं, स्वराज्य प्राप्त करने के बाद हमें क्या करना, यह भी हमें बताना पड़ता है। उन्होंने कहा, ऐसा बताने में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की भूमिका का वर्णन करना पड़ता है। उस वक्त अंग्रेजों ने जिस तरह से अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए दूसरों पर आक्रमण किया और खून बहाने से नहीं हिचके, हमने उसकी बर्बरता देखी है। तो हम अपने लोगों को बताते हैं, हम आजादी अंग्रेजों को गुलाम बनाने के लिए नहीं, वी डोंट वांट टू कॉलोनाइज ब्रिटेन, हम उनको गुलाम बनाना नहीं चाहते। हम आजादी इसलिए चाहते हैं कि भारत पर सिर्फ भारत के लोगों का शासन हो। और हम यह भी बताते हैं कि अपने शासन की स्थापना के बाद हम फिर दूसरे देशों को गुलाम नहीं बनाएंगे, और अंग्रेजों से हमें बर्बरता नहीं सीखनी चाहिए, असभ्यता नहीं सीखनी चाहिए। इसलिए मैं कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने लोगों को अंग्रेजों की तरह बर्बर नहीं होने का संदेश दे रहा हूं। अब यह कहते उन्होंने अपनी बात जब समाप्त की, तो न्यायाधीश ने जो कहा, आपका जो तर्क है और आपने जो न्यायालय में जिरह में जो अपनी बातें कही, इट इज मोर सेडिशन देन योर ओरिजिनल स्पीच। अब इस सेडिशन के दौरान एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर से डॉक्टर हेडगेवार ने हर बार पूछा, क्या जो मैं कह रहा हूं गलत है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने हमेशा कहा, नहीं आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपने भाषण में कुछ और कहा होगा, इसीलिए 108 का मुकदमा आप पे चल रहा है। अंत में डॉक्टर हेडगेवार को 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मिली। अब दीर्घकालिक बात से हटकर हम तात्कालिक बात पर आते हैं, जिसका साधारणतः फ्रीडम मूवमेंट में जिक्र बहुत होता है। जब बाहर आए, उस दिन जब 19 तारीख को फैसला हो रहा था, तो कोर्ट में सैकड़ों ने, हजारों की संख्या में लोग चारों ओर खड़े थे फैसला सुनने के। बाहर आए, उनका जय जयकार हुआ, वे जेल गए। तो टाउन हॉल में एक मीटिंग हुई, नागपुर के टाउन हॉल में, उसमें हजारों लोग आए। उसमें एक राष्ट्रवादी हरकरे ने उनके बारे में जो बात कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, उनमें इनबॉर्न नेशनलिज्म था, अर्थात जन्मजात राष्ट्रवाद था। जब हरकरे की मैं इस बात को पढ़ रहा था, तो मैंने कहा, ऐसा क्यों कहा? तो डॉक्टर हेडगेवार की के इस आंदोलन में भूमिका के पीछे यदि हम जाते हैं, और ये सभी मनोवैज्ञानिकों के लिए एक प्रश्न है। जब मैं डॉक्टर जी का जीवन चरित्र लिख रहा था, तो मैं इससे जूझ रहा था। मैंने कई ऐसी पुस्तकों को पढ़कर जानने की कोशिश की। कोई छोटा बच्चा जिसको राजनीति का आभास नहीं है,
उस राजनीतिक दमन का उस पर प्रभाव नहीं है, फिर ऐसी गतिविधि क्यों करता है? जो गतिविधि कोई एक परिपक्व और एक वयस्क व्यक्ति ही कर सकता है। बहुत कम आयु में जब क्वीन विक्टोरिया के 60 साल पूरे हुए और उसकी पूरी जयंती मनाई जा रही थी, नागपुर सामंतों की नगरी थी। जो एजुकेटेड क्लास एलिट्स, पढ़े लिखे शिक्षित कुलीन वर्ग था, और उसके साथ साथ जो जमींदारों का वर्ग था, वह अंग्रेजों की हिमायत करता था। और एक प्रो ब्रिटिश वातावरण होने के कारण वहां बड़ी संख्या में यूरोपियन रहते थे। वो एक शांति का एटमॉस्फेयर था उनके रहने के लिए। उस वक्त हेडगेवार जब स्कूल में मिठाई बांटी जा रही थी तो डॉक्टर हेडगेवार ने उसको फेंक दिया और उन्होंने एक शब्द कहा, एक वाक्य कहा, शी इज नॉट माई क्वीन, वो हमारी रानी नहीं। यदि डॉक्टर हेडगेवार की भूमिका आगे नहीं होती तो शायद वो घटना चर्चा का विषय भी नहीं बनता, और मेरे मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि आखिर कोई बच्चा ऐसा क्यों करता। चूंकि उनके इस भाव में निरंतरता हुई, जब उनको इनबॉर्न नेशनलिज्म कहा गया। माँ पिताजी दोनों का देहावसान 1902 में ही हो गया था। वे नागपुर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल था, नील सिटी स्कूल। अपने इस बच्चे को माँ पिताजी ने उसी स्कूल में दाखिला कराया था। वह काल ऐसा था जब स्वदेशी आंदोलन का काल था देश में। बंगाल में 1906 में एक रिजले सर्कुलर आया था। वह रिजले सर्कुलर का यह तात्पर्य था कि आप वंदे मातरम का जयघोष नहीं कर सकते सार्वजनिक स्थानों। उसी का एक संशोधित स्वरूप फिर से जारी किया गया 1907 कि आप वंदे मातरम का जयघोष और लोकमान्य तिलक की जय हो, इन दोनों को आप सार्वजनिक स्थानों पर नहीं बोल सकते। एक दिन की ऐसी घटना हुई कि पुलिस इंस्पेक्टर, स्कूल इंस्पेक्टर उनके स्कूल आए, जो साधारणतः आते हैं जांच के लिए, और यह बात छात्रों को मालूम थी। उस स्कूल में चेतना का स्तर कितना ऊंचा था इस बात से समझा जा सकता है कि नागपुर में मॉरिस कॉलेज था, नागपुर में एग्रीकल्चर कॉलेज था और बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते थे। लेकिन एक आंदोलन एक स्कूल से शुरू होता है जिसमें 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के छात्र पढ़ते थे। जिस नागपुर में बड़े बड़े बुद्धिजीवी अंग्रेजों के साथ सहमति के साथ जीवन जी रहे थे। अब घटना इसलिए घटी, इंपॉर्टेंट हुई क्यों? नागपुर के उस स्कूल का कॉन्शियसनेस का लेवल ऊपर था कि 1904 में एक विद्यार्थी समाज नाम का संगठन बना और डॉक्टर हेडगेवार को दायित्व दिया गया कि स्कूल के बच्चों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत करें। और डॉक्टर हेडगेवार बचपन से ही कई प्रकार के प्रतिकूलता प्रतिरोध के बावजूद नागपुर के उन अखाड़ों में जाते थे। एक शिवराम गुरु का अखाड़ा था जो तिलक जी के बहुत अनुयायी थे, और अखाड़ों का रोल यह था कि वह क्रांतिकारियों की क्रांति की भावना पैदा करके क्रांतिकारियों का वो ब्रीडिंग ग्राउंड था। और शिवराम के अखाड़े में डॉक्टर हेडगेवार जाया करते थे, उनका मुंजी जी से परिचय हुआ। उनके उस भाव को, जो स्कूल में उन्होंने मिठाई फेंकी थी, वह भाव किसी न किसी रूप में हर जगह दिखाई पड़ रही थी, तो उन बहुत ही कम अवस्था में उन पर नजर गई। तो उस विद्यार्थी समाज के बैनर के तहत जो उन्होंने छात्रों के बीच लगातार काम किया, उसका परिणाम ये हो कि चेतना का स्तर वह था कि जब उनके सेक्शन में इंस्पेक्टर पहुंचा तो एक साथ छात्रों ने उनको ग्रीट किया, वंदे मातरम। इंस्पेक्टर क्रोधित होकर दूसरे कक्षा में गया और सभी कक्षाओं में एक ही प्रकार की ग्रीटिंग होती है। यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसने नागपुर में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, बहुत दूर बैठे महर्षि अरविंद ने 11 नवंबर 1907 को वंदे मातरम में नागपुर का चित्रण किया।
का एक तरफ वे लोग हैं जो वेल्दी हैं, एजुकेटेड हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ चल रहे हैं। एक तरफ पुअर मिडिल क्लास से, गरीब मध्यम वर्ग से उपजे हुए लोग हैं जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, वो देशभक्ति में डूबे हुए हैं। और नागपुर में दूसरी धारा बहुत तेजी से उभर रही। उसके पहले महर्षि अरविंद ने इस घटना घटते ही रिजले सर्कुलर के महत्व को, सिग्निफिकेंस और रिजले सर्कुलर पर लिखा था। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं उस घटना का, कि डॉक्टर हेडगेवार वास्तव में थे, इसका तथ्यात्मक प्रमाण क्या है। जब डॉक्टर हेडगेवार जी का निधन हुआ तो 28 जुलाई 1940 को गोविंद गणेश अवादे नाम के उनके मित्र ने और दूसरे आमरेंद्र, इन लोगों ने महाराष्ट्र में तिलक में लेख लिखा। तो 28 जुलाई 1940 को छपे उनके लेख में, अपने लेख में उन्होंने वह उसको नरेट किया, किस प्रकार से हेडगेवार ने स्कूल में वो भूमिका निभाई थी। वह नागपुर के समाज का ओरल हिस्ट्री था, लेकिन उस समाज के तो हम वर्तमान में हिस्से नहीं हैं। तो उस ओरल हिस्ट्री के महत्व, ऐतिहासिक महत्व को लिपिबद्ध 1940 में किया गया था। अब वो घटना देखिए क्या होता है, जब स्कूल से निकाले जाते हैं तो वह आंदोलन फिर 2 महीने तक स्कूल में आंदोलन चला। वो आंदोलन मॉरिस कॉलेज में पहुंच गया। क्वीन विक्टोरिया की एक मूर्ति थी, स्टैच्यू था, उसको छात्रों ने तोड़ा, उसको क्षति किया। वो मॉरिस कॉलेज के छात्रों के 30 छात्र गिरफ्तार हुए। जब घटना घटी तो उसके दिन उस स्कूल के प्रिंसिपल थे जनार्दन विनायक ओ, और उसके चेयरमैन थे मिस्टर बोस थे। अब बोस उनके कक्षा में आए, विपिन कृष्ण बोस, और विपिन कृष्ण बोस ने छात्रों को बुलाया और बुलाकर एक कहा कि देखो, वंदे मातरम मैं भी प्रत्येक दिन रात को सोने से पहले गाकर सोता। स्कूल और सार्वजनिक स्थान यह नहीं होता है वंदे मातरम। जब उन्होंने भाषण समाप्त किया तो पूर्व योजना के अनुसार छात्रों ने उनको ग्रीट वंदे मातरम के द्वारा की। उसके बाद ही डॉक्टर हेडगेवार को, उनके सहित कुछ और छात्रों को स्कूल से निकाल दिया। आंदोलन 2 महीने चली। बाद में बीच बिचाव हुआ। डॉक्टर हेडगेवार ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि डॉक्टर हेडगेवार को के प्रिय डॉक्टर मुंजे ने भी उन्हें समझाया कि अभी माफी मांगकर स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार ने मना कर दिया और स्कूल से निष्कासित। उसके बाद डॉक्टर हेडगेवार रामपायली, भंडारा जिले में रामपायली जाते हैं। वहां के राष्ट्रशाला में उनका नामांकन होता है। रामपायली का राष्ट्रशाला वो जो नेशनल एजुकेशन काउंसिल जो राष्ट्रवादियों ने शुरू किया था, कि राष्ट्रवादी छात्रों का नामांकन और राष्ट्रवादी शिक्षा, ये पूरे देश में ये चल रही थी, और खास करके महाराष्ट्र में, बंगाल में ये बहुत जोरों पे था। अब जिस स्कूल में गए, उस स्कूल में हनुमान जयंती मनाएगी 5 मई 1909 को। MSNA एक वहां के वकील थे जो हेडगेवार जी को के पैट्रन थे। उन्होंने जो भाषण दिया उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने रेड किया। सभी छात्रों के कमरे से क्रांतिकारी की जीवनी, कुछ क्रांतिकारी अखबार मिले, और MSNA के भाषण को देशद्रोह का संज्ञा देते हुए उनसे वकील का लाइसेंस छीन लिया गया और उस स्कूल को बंद कर दिया। तब डॉक्टर हेडगेवार वहां से पुणे के राष्ट्रशाला में जाते हैं, तेलगांव में। उस राष्ट्रशाला को भी बंद होना पड़ा। वहां पर भी पुलिस ने रेड किया तो पता चला हर जो छात्रावास में रहते थे, प्रत्येक कमरे में लोकमान्य तिलक का फोटो था, और ऐसी पुस्तकें थी जिसको रखना गलत माना जाता था, यानी राष्ट्रवादियों के द्वारा लिखी गई पुस्तक या उनके बारे में लिखी गई पुस्तक। फिर तीसरे, उसके बाद वे जाते हैं अमरावती में, जाते हैं वहां से परीक्षा पास करते हैं। अमरावती में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो 5वीं क्लास में, 7वीं क्लास में एक प्रश्न था, वो स्कूल कैसा था, ये ब्रिटिश सरकार का जो होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि 7वीं कक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि इंग्लैंड का भारत पर शासन स्थापित होने से सबसे बड़ी क्षति क्या हुई है।
उसी में अगली पंक्ति थी कि एक स्वतंत्र पक्षी और सोने के पिंजरे में, गोल्डन केज में बंद तोता पैरट में क्या अंतर है। इस पर एक पैराग्राफ लिखी। 5वीं क्लास में था कि जो लोग कहते हैं भारत के लोग अपने ऊपर शासन नहीं करने सक्षम नहीं है, स्वराज्य के लिए सक्षम नहीं है, उसको दादा बो ने, वहां के सन्यासी क्रांतिकारी थे, ने किस प्रकार प्रतिकार किया, उस पर एक पैराग्राफ लिखी। इस प्रकार के प्रश्न जो क्रांतिकारी प्रश्न थे, बाद में उस स्कूल पर भी सरकार की कुदृष्टि गई, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार वहां से 10th पास किया और उसके बाद वे बंगाल जाते हैं, नेशनल मेडिकल कॉलेज में नामांकन होता है। तो मैं जो कह रहा था कि डॉक्टर हेडगेवार को इन बॉर्न नेशनलिज्म की जो बात कहेगी उसमें सार्थकता है और उनकी हर गतिविधि या तो लैंग्वेज प्रेस में या भारत सरकार की उस वक्त की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसमें अंकित है। समस्या हमारे इतिहास के को देखने की दृष्टि में और सिलेक्टिव हिस्ट्री को रखने के कारण है। सिर्फ डॉक्टर हेडगेवार नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसी से भी कम भूमिका नहीं निभाई, देश में राजनीतिक चेतना, राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने का काम किया, वे इतिहास की पुस्तकों से नदारत रहे, इतिहास के रिकॉर्ड से भी बाहर रहे। उन्हें हम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानते, लेकिन उनकी भूमिका को भी शायद हम नहीं जानते। तो यह जो रूप कहा, लेकिन अब जो दूसरी बात आती है कि डॉक्टर हेडगेवार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भूमिका निभाई, उस भूमिका में भी हम तत्काल से अधिक भारत के भविष्य की दृष्टि देखते हैं। उन्होंने कुछ मौलिक बुनियादी सिद्धांतों का उसमें प्रतिपादन कर दिया। लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय थे, उनकी राष्ट्रवादी भूमिका और देश को जागृत करने की भूमिका असामान्य रही। उनकी त्याग का कोई समानांतर नहीं, उनका बौद्धिक स्तर में राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा हुआ था। केसरी और मराठा 2 अखबार निकालते थे और डॉक्टर हेडगेवार उनके अनन्य अनुयायी थे। जब वे नागपुर 1902 और 1905 में आए तो हेडगेवार को उनको सुनने का मौका मिला। केसरी अखबार के वे निरंतर पाठक थे। जब तिलक जी जेल में थे, मांडले जेल में थे, तो हेडगेवार उनके लिए एकादशी का व्रत करते। इस प्रकार का व्यक्ति से जो संदेश निकलता है वह बहुत महत्व का है। वैचारिक दृष्टिकोण में यदि सार्वभौमिकता होती है और उस सार्वभौमिकता के कारण आप अपने प्रिय और अपने निकट के व्यक्ति से मतांतर करते हैं, वह मतांतर इतिहास में एक रेखा खींच देती है और वह आने वाली पीढ़ियों को देश काल की सीमा से परे एक संदेश देती है। वह रेखा उन्होंने क्या खींची? जब आजादी का आंदोलन, उन्होंने, तिलक जी ने जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह दृष्टिकोण अपनाया कि हमें ब्रिटिश वार एफर्ट्स का समर्थन करना चाहिए, तो डीवी केलकर नाम के एक लेखक थे जो डॉक्टर हेडगेवार जी को भी जानते थे, उन्होंने इकोनॉमिक वीकली, जिसका अब नाम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है, उन्होंने अपने लेख में कहा एडमिरेशन फॉर लोकमान्य तिलक डिक्लाइन। और बाद के भी आवादे ने भी, आमरेंद्र ने जो डॉक्टर हेडगेवार पर लेख लिखा, उन्होंने कहा, वो तिलक जी के बारे में उन्होंने कहा कि अब तिलक जी की दृष्टि में बदलाव आई है, तिलक मॉडरेट होते जा रहे हैं। और ऐसा कहते उन्होंने कहा, जो एक संदेश दिया, किसी भी व्यक्ति की बात को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसको जांच पड़ताल करके अपनी विवेक बुद्धि से देखकर हमें उसे अपनाना चाहिए। यह जो संदेश है वह संदेश अपने आप में अकेला संदेश नहीं है, उसके डॉक्टर हेडगेवार के हर गतिविधि में वो संदेश आता है। चूंकि उनका जीवन और उनके स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका का बहुत विशाल स्वरूप है, मैं सबको भी बता नहीं सकता, मैं 2-3 छोटी छोटी घटनाओं का जिक्र करूंगा। कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
उन्होंने क्रांतिकारी योजना से, चूंकि पहले भी वो अनुशीलन समिति के बंगाल में सदस्य थे, जो एक एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था, और वहाँ पर वो लियाकत हुसैन, जो एक बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे, श्याम सुंदर चक्रवर्ती, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, जिन्होंने 30 ईयर्स इन प्रिजन लिखा, 30 वर्ष जेल में बिताया, इन सब के निकट बने और अनेक क्रांतिकारियों के निकट रहे। उनकी भूमिका को बंगाल के क्रांतिकारियों ने अच्छी तरह स्वीकार किया है। जो सरकार के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ये भूमिका उनकी आती है। त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती ने 30 ईयर्स इन प्रिजन, जो वास्तव में पहले बंगाली में लिखा गया था, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बाद में हुआ, उसमें भी इसका जिक्र किया डॉक्टर हेडगेवार की भूमिका का। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब डॉक्टर मुंजे ने सहित और महात्मा गांधी भी ब्रिटिश वार एफर्ट के समर्थक थे, तो हेडगेवार ने कहा, नहीं, हम क्रांतिकारी रास्ते से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को तंग कर सकते हैं, इसे बाहर कर सकते हैं। उस वक्त उनकी योजना के तहत उन्होंने महाराष्ट्र में एक क्रांतिकारी संगठन को बनाया और क्रांति करने की कोशिश की, एक प्रयास किया। प्रयास बहुत आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन उन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार के समझौते से, किसी भी प्रकार के वार्ता से इनकार करने की दृष्टि को प्रतिपादित कहा। इंपीरियलिज्म इज अनएथिकल। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वो जेल गए, उनको सश्रम कारावास की सजा मिली। 1930 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ, तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हो चुकी थी। पहला आंदोलन संघ की स्थापना से पूर्व था, दूसरा आंदोलन संघ की स्थापना के बाद। उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरे देश भर में 52 शाखाएं थी। सभी शाखाएं मूलतः 30 में काम महाराष्ट्र से बाहर शुरू हुआ ही था। 52 शाखाएं थी। नागपुर के बाद सबसे अधिक शाखा वर्धा में थी, जहां 12 शाखाएं थी। तो संख्या, स्वयंसेवकों की संख्या 18,000 के आसपास सरकार ने आंका था। 12 जुलाई 1930 को एक सभा, गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में, गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक आते हैं, लोग आते हैं। उसमें डॉक्टर हेडगेवार सरसंघचालक के दायित्व से मुक्त होकर उन्होंने अपील की, जो कोई भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, स्वेच्छा से, सहर्षता से शामिल हो। उन्होंने जो एक महत्वपूर्ण बात कही, कभी भी झूठा वादा नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि 1920-21 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, तब स्वराज इन ए ईयर, स्वराज, एक साल में स्वराज की बात कही गई, जिसके कारण बाद में देश के राष्ट्रवादी आंदोलन पर एक बहुत हतोत्साह हुआ, बहुत डिमोरलाइजिंग इफेक्ट हुआ। उन्होंने कहा कि जो सच है, जो हकीकत है, वो जनता को बताना चाहिए, उसी के अनुसार उनको प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा, यह निश्चित नहीं है कि इस आंदोलन से आज़ादी प्राप्त करेंगे, लेकिन इस आंदोलन से हम ब्रिटिश राज सत्ता को कमजोर करेंगे। वह 14 जुलाई को यह सब महाराष्ट्र अखबार में, केसरी में और हितवाद में और अनेक अखबारों में उनकी हर गतिविधि प्रकाशित होती रही, जिसको इतिहासकारों ने न देखा, न देखने की जरूरत समझी। फिर 12 जुलाई को जब उन्होंने निर्णय लिया और 14 जुलाई को वो चलते हैं, रवाना होते हैं, और 21 जुलाई को वो यवतमाल पहुंचते हैं, भंडारा के यवतमाल में पहुंचते हैं। 21 तारीख को यवतमाल से 4 किलोमीटर दूर पुसाद से वो एक सत्याग्रह शुरू करते हैं। उस सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह के समानांतर वो जंगल सत्याग्रह था। उसका एक बड़ा कारण था, लगभग 19,000 हेक्टेयर में वहाँ फॉरेस्ट हुआ करता था, एकड़ में फॉरेस्ट होता था। उससे जो सेंट्रल प्रोविंस सरकार थी, उसको 51,11,000 का की आमदनी होती है। 51,11,944 रुपये का रेवेन्यू प्राप्त होता था, और उसके सभी खर्च के बाद 11,51,544 रुपये उसको बचते थे। तो उस रेवेन्यू पर टैक्स हो, जंगल सत्याग्रह करना, टैक्स नहीं देना, और पेड़ हम काटेंगे, जंगल काटेंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो जब हेडगेवार सत्याग्रह के लिए निकले, तो उनके साथ शुरू में 3,000 लोग थे,
और बाद में लगभग 10,000 लोग हो गए। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट था ब्रिटिश सरकार का, उसने लिखा कि यह आंदोलन मर चुका था, लोगों में उत्साह नहीं था, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार के आने के बाद इस आंदोलन में फिर से उत्साह पैदा हुआ और आंदोलन का दूसरा चरण बहुत ही सफल रहा। डॉक्टर हेडगेवार अनेक स्वयंसेवकों के साथ गिरफ्तार हुए। उन्हें उन्हें क्रिमिनल प्रोसीजर को 379 के अंतर्गत 2 सजा दी गई, 9 महीने की और 3 महीने की, कुल 12 महीने को सश्रम कारावास की सजा मिली। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता था, ये तो एक तात्कालिक घटना है कि वे आंदोलन में भाग लिए, वो जेल गए। जेल में जो जेल का अधिकारी था मिस्टर फोर्ड, वो आयरिश था और आयरिश लोगों की सहानुभूति भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति थी और डॉक्टर हेडगेवार से परिचय पहले से था। पहली बार भी जब जेल गए थे असहयोग आंदोलन के दौरान, तो वही अधिकारी थे। तो मिस्टर फोर्ड से हेडगेवार के अच्छे संबंध के कारण 20 श्रेणी के में जो कैदी थे, राजनीतिक कैदी थे, उनकी संख्या 30 से 35 हो गई थी बाद। तो भोजन को लेकर, पोशाक को लेकर, अन्य सुविधाओं को लेकर अनेक समस्याएं थी। तो सभी ने डॉक्टर हेडगेवार से अपील की कि आप फोर्ड से बात करें और इसमें सुधार हो। हेडगेवार ने कहा, मैं फोर्ड से बात कहूंगा, वो मेरी बात मान भी लेंगे। लेकिन फोर्ड आयरिश और होते हुए, सहानुभूति रखते हुए, आफ्टर ऑल ही रिप्रेजेंट्स द इंपीरियलिस्ट फोर्स, इसके बावजूद वो साम्राज्यवादी ताकत के प्रतिनिधि हैं। उनसे कुछ भी मांगना ब्रिटिश सरकार से याचना करने जैसा होगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के हम प्रतिनिधि से मांग रहे हैं, इसलिए मैं नहीं मांगूंगा। उन्होंने आगे जो पंक्ति कही, जिसको मैं पीछे से जोड़ रहा हूं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो उन्होंने कहा था, जो तिलक जी, मुंजे जी, जिनके वे अनुयायी थे, उनसे भी मतांतर किया और उस वक्त मतांतर करते हुए उन्होंने तिलक जी के समर्थकों की जो संस्था थी, बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय मंडल, उससे अलग हटकर एक नागपुर नेशनल यूनियन बनाया था, जिसने पहली बार एक छोटी संस्था, नागपुर में स्थित संस्था ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया और इस रेजोल्यूशन को कलकत्ता में कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, असहयोग आंदोलन या खिलाफत आंदोलन को के प्रस्ताव को पारित करने के लिए, वहां भेजा था। तो डॉक्टर हेडगेवार ने कहा, जो एक पंक्ति लोगों से कही कि साम्राज्यवाद की समस्या का समाधान वार्ता में या समझौता में निहित नहीं। साम्राज्यवाद अनैतिक है, अवैधानिक है, इससे वैधानिकता उनसे नहीं सीखना है। उनकी अनैतिकता पर वार्ता करके, समझौता करके मुहर नहीं लगाना। डॉक्टर हेडगेवार का जीवन काल बहुत बड़ा नहीं था और सार्वजनिक जीवन काल को मैं यदि नील सिटी स्कूल के 1907 से मानता हूं, तो 1940 में उनका निधन होता। हेडगेवार उन क्रांतिकारी राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं जो महानगरीय पटल पर होते हुए भी और बाद में एक संगठन के मुखिया होने के बावजूद भी अपने जीवन में कभी भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के किसी भी छोटे बड़ी संस्था, एजेंसी, सरकार, वायसराय से लेकर गवर्नर जनरल से लेकर इन सभी संस्थाओं से लेकर नीचे तक, एक जिलाधिकारी तक, जिलाधीश तक, ना कोई मेमोरेंडम दिया, ना उनके साथ वार्ता की, ना कोई समझौता। तो बिपिन चंद्रा, जो कि संघ के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रश्न करते रहे और वामपंथी इतिहासकार रहे हैं जेएनयू के, उन्होंने कम्युनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया में, मैं जब पढ़ा था, बाद के एडिशन में है या नहीं मैं नहीं जानता हूं, एक फुटनोट डाला था। उस फुटनोट में लिखा था, डॉक्टर हेडगेवार हैड नेवर इंटीग्रेटेड विथ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। डॉक्टर हेडगेवार ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ कभी भी ऐक्य दिखाने की बात तो और है, उससे हमेशा एक बाइनरी के रूप में अपने को रखा, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद। यह 1930 और
1920-21 की उनकी भूमिका से निकलती है। लेकिन एक बात का जिक्र किए बिना उनकी भूमिका का पूरा वर्णन नहीं हो पाएगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान कई लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने जो भूमिका निभाई बहुत महत्वपूर्ण थी। वो भूमिका क्या थी कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो तिलक जी के जो अनुयायी थे उनमें बहुत उत्साह नहीं था। हितवाद ने एक रिपोर्ट लिखा डॉक्टर मुंजी के कारण, जिसमें डॉक्टर मुंजी ने कहा कि मैं राष्ट्र में राष्ट्रवाद को इस चरखा के माध्यम से जगाना नहीं चाहता और मैं इस आंदोलन को वो विफल रूप में देखना चाहता हूं। तो तिलक जी के तमाम अनुयायी इस खास करके महाराष्ट्र विदर्भ में बहुत उत्साहित नहीं थे। स्वयं डॉक्टर मुंजे जी के निकट थे, तिलक जी के अनुयायी थे, लेकिन जहां तक राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के विरोध का सवाल था उन्होंने उससे अलग स्थान लिया। जो मैंने कहा, नागपुर नेशनल यूनियन बनाया और प्रस्ताव पारित किया और उसके पहले ही इनॉग्रेशन भाषण में उन्होंने कहा कि हम असहयोग के द्वारा भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सभी संस्थाओं को बाध्य कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं और साम्राज्यवाद को भारत छोड़ने की स्थिति में ला सकते हैं। उन्होंने ही एक प्रस्ताव भेजा था जो नागपुर नेशनल यूनियन का प्रस्ताव था, जिसे कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में रखा गया कि एक नॉन कॉपरेशन बोर्ड बनाया जाए। वो नॉन कॉपरेशन बोर्ड बना। डॉक्टर हेडगेवार सेंट्रल प्रोविंसेस में नेशनल नॉन कॉपरेशन बोर्ड के सेक्रेटरी थे। उस नेशनल कॉपरेशन बोर्ड के द्वारा असहयोग के लिए प्रशिक्षण हुआ, ट्रेनिंग दी गई है। हेडगेवार ने उसके प्रचार प्रसार का काम अपने ऊपर लिया और वहां एक जो लिकर पिकेटिंग, शराब से सरकार को, डॉक्टर हेडगेवार की व्यूहरचना होती थी जिस चीज से सरकार का चलना मुश्किल हो वही काम करना चाहिए। लिकर से सरकार को बहुत आमदनी होती, राजस्व मिलता था। तो डॉक्टर हेडगेवार ने जब ये काम शुरू किया तो वहां के तमाम कुलीनों ने इसका विरोध किया। तो डॉक्टर हेडगेवार ने नागपुर में एक पोलिंग करवाई। उस पोलिंग में लगभग 2343 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 2332 लोगों ने कहा कि पिकेटिंग होना चाहिए, शराब का बहिष्कार होना चाहिए, शराब की दुकानों पर रेड करना चाहिए। 6 लोग न्यूट्रल थे और 5 लोगों ने पिकेटिंग का विरोध किया और यह जमकर हुआ। इसके परिणाम यह हुआ कि नागपुर में 144 लागू कर दिया गया 31 मार्च 1921 को, एक महीने के लिए। अगले जब 144 हटा, उस बीच में डॉक्टर हेडगेवार को वहां के जिलाधीश ने एक नोटिस भेजा कि आपकी गतिविधि ठीक नहीं है, यदि आप इस तरह गतिविधि करेंगे तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार मोबिलाइजेशन का काम करते रहे, लेकिन जब ये हटा तो फिर से नागपुर में बड़ी सभा हुई और फिर से पिकेटिंग शुरू हुई। इस बीच डॉक्टर हेडगेवार ने जो एक महत्वपूर्ण काम किया, स्वतंत्रता आंदोलन को, जो काम राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी भी कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन को महानगरों और कुलीनों से नीचे सामान्य लोगों तक, उपेक्षित लोगों तक ले जाना, उनमें राष्ट्रवाद जगाना। कोष्टीय मोमेंट्स को उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का भाग बनाया। 400 कोष्टी जाति के लोगों ने जो फिर से पिकेटिंग की तो नागपुर में गोली चली, जिसमें लगभग 6 लोग मारे गए, 14 लोग घायल हुए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए। तो मैंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर हेडगेवार ने 2 महत्वपूर्ण गांधी के आंदोलन में जो भागीदारी दिखाई, उसके परिणाम स्वरूप जो एक ऊर्जा पैदा हुई उस प्रोविंस में और उसने उस आंदोलन को बल दिया। जो 3 बातें निकलती हैं उसको मैं रेखांकित करता हूं। पहला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद और उसके पहले डॉक्टर हेडगेवार ने साम्राज्यवादी आंदोलन को संपूर्णता में देखा। वो बाइनरी, यानी हम और तुम, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बीच में उन्होंने किया। साम्राज्यवादी आंदोलन में धारा चाहे कोई भी हो, हमारी असहमति की धारा हो, लेकिन असहमति में अस्वीकृति और परस्पर प्रतिरोध ना हो,
इसलिए डॉक्टर हेडगेवार क्रांतिकारियों के साथ जीवन के अंतिम क्षण तक सहयोग, समर्थन, सहानुभूति का भाव रखते रहे। दूसरी तरफ वो गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्सा भी बनते हैं। यदि यह बाइनरी नहीं होता तो भगत सिंह जी को फांसी की सजा नहीं मिलती। अगर मिलती भी तो बिना प्रतिरोध का, बिना राष्ट्रीय प्रतिरोध का कि फांसी की सजा मिलना। निशब्द प्रतिरोध तो था, लेकिन संगठित रूप से कांग्रेस का प्रतिरोध नहीं। कारण था कि रिवॉल्यूशनरी और मॉडरेट्स, रिवॉल्यूशनरी और गांधीयंस के बीच में आपस का, परस्पर का विरोध का भाव था। एक लड़ाई हम आपस में लड़ते थे, दूसरी लड़ाई हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ते थे, जिसका लाभ हुआ। दूसरा, डॉक्टर हेडगेवार यह मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन कभी भी साम्राज्यवाद से हमें मुक्ति नहीं दिलाई। डॉक्टर हेडगेवार और फ्रेंच फैनन अफ्रीका में डीकोलोनाइजेशन की बात करते थे। दोनों में एक समानता है। उन्होंने कहा यदि साम्राज्यवाद से मुक्ति सिर्फ भूगोल से और राजनीतिक व्यवस्था से मुक्ति ही नहीं है, पोस्ट इंडिपेंडेंट हमारी गतिविधि क्या होगी स्वराज्य प्राप्त करने के बाद? तो मुक्ति हमें संरचना में चाहिए, मुक्ति हमें विचारों में चाहिए, मुक्ति हमें व्यवहार में चाहिए, मुक्ति हमें अपने आदर्शों में और प्रतिमानों में चाहिए, मुक्ति हमें भाषा में चाहिए, यानी इंपीरियल लैंग्वेज, इंपीरियल कल्चर, इंपीरियल आइडियोलॉजी और इंपीरियल स्ट्रक्चर। इन चारों से मुक्ति लेने के लिए आपको साम्राज्यवाद के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन नहीं करना होता। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते हैं तो वो बड़ी ताकत आपको वैधानिकता देकर और आपस में डिवाइड एंड रूल करके यह विश्वास दिलाता है कि उससे आप सीखते हैं। वो सिविलाइजिंग मिशन जो उनका था कि हम व्हाइट मैन का बर्डन है लोगों को सिखाना, तो वास्तव में वह यह बात कहते रहे भारतीयों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इससे डॉक्टर हेडगेवार ने सभी रिफॉर्म्स एक्ट का विरोध किया था। अब दूसरा जो उन्होंने एक जो विरोध किया वह व्यक्तिवाद का। उन्होंने कहा किसी भी आंदोलन का जो आधार होता है वो विचार होता है। विचार से पीढ़ियां जुड़ती हैं। व्यक्ति के जाते ही पीढ़ियों के लिए आदर्श विचार रहता है, तो विचार की प्रधानता हो। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही, उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में उन्होंने देश की संस्कृति, देश की अस्मिता और एक हिस्टोरिक कम्युनिटी की बात की। और उन्होंने एक्सेप्शनलिज्म, जो अभी के राष्ट्रवादियों में, जैसे अभी दो पुस्तकें हैं, रिक लॉरी की एक पुस्तक आई है द केस फॉर नेशनलिज्म, दूसरा योराम हजोनी की एक पुस्तक आई है जो इजरायली हैं, उनकी पुस्तक आई वर्च्यूज ऑफ नेशनलिज्म। अब वो दोनों एथनिक की बात करते हैं। हर राज्य, हर राष्ट्र को अपने आप गवर्न करने की जरूरत है, उनकी एक अपनी खासियत होती है। पूरी दुनिया एक संस्था से, एक नैरेटिव से नहीं चलती है। डॉक्टर हेडगेवार ने उस अलग, वो एक्सेप्शनलिज्म के कारण वो एथनिक कहते हैं, क्योंकि आज उनको बचाव करना है, दुनिया में प्रतिस्पर्धा की लड़ाई है। डॉक्टर हेडगेवार ने जो इंडियननेस की बात कही, भारतीयता की बात कही, उसमें दो बातें इंगित थी कि राष्ट्र सभ्यता के आलोक में विकसित होता है, तो हम सभ्यता के आलोक में विकसित हुए, वो हमारी एक सभ्यता है। उस सभ्यता के आलोक में उन्होंने राष्ट्रवाद को परिभाषित किया और इसीलिए कहा ये दो सभ्यताओं की भी लड़ाई है। तो उनकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पीछे उनका भाव आजादी की प्राप्त करने के साथ साथ स्वतंत्र भारत को अपने मूल पिंड के अनुकूल, अपनी सोच, समझ, सभ्यता, संस्कृति के प्रगतिशील भाव और मूल्यों के अनुकूल तैयार करना, यही संघनिष्ठ होने का उन्होंने तात्पर्य बताया। इसीलिए जो मैं कहना चाहता हूं स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, उन्होंने कहा आंदोलन में 2 फ्लैग्स, 2 लीडर्स, 2 प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में 2 झंडे, 2 नेतृत्व, 2 मंच नहीं होने चाहिए। यह विभाजन पैदा करता है। हमें आपस में मत भिन्नता, वैचारिक भिन्नता के बावजूद भी एक सहमति, न्यूनतम सहमति रखकर एक होकर लड़ना चाहिए, जिसको होलिस्टिक कहा। इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के बाद जो 2 टिप्पणी आई वह बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। काल नाम के अखबार ने जो एडिटोरियल लिखा
उस एडिटोरियल में उन्होंने उनके बारे में बताया कि उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। काल ने 23 जून 1940 को एडिटोरियल लिखा, हेडगेवार याचा संदेश, हेडगेवार का संदेश। ये मराठी में था, उसका इंग्लिश में है। नो डाउट आरएसएस हैज लॉस्ट इट्स मेन पिलर in the passing away of Dr. Hedgewar, but the Sangh was already prepared for such an eventuality. They were cautious that organizations should not be harmed in the absence of their chief leader. The Sangh was never an instrument of personal glory. Even a small activity of the Sangh is directed towards the reconstruction of Hindu society. काल जो मराठी अखबार था, निधन के बाद जो महत्वपूर्ण बात लिखी कि डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु से संघ को बहुत क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि उन्होंने जो संरचना पैदा की, संघ किसी व्यक्ति के ग्लोरिफिकेशन का इंस्ट्रूमेंट नहीं बने, तो स्वयं को ही उन्होंने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए जो लोग बाहर की राजनीतिक और कार्य संस्कृति से पीड़ित थे, उनको डॉक्टर हेडगेवार के निधन के बाद ऐसा लगा कि संघ का डिक्लाइन शुरू होगा। लेकिन 2 महीने के बाद मराठा अखबार ने 23 अगस्त 1940 को एक हेडलाइन दिया, पहले पृष्ठ पर हेडलाइन से लिखा, बहुत लोकप्रिय अखबार ने, डॉक्टर हेडगेवार संघ स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। 21 जून 1940 को उनकी मृत्यु हुई। अब मृत्यु के समय उनका वैभव ऐसा था, उसके थोड़े दिन पूर्व त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती उनसे मिलने आए। डॉक्टर जी का स्वास्थ्य खराब था और त्रिपुरी कांग्रेस में, जिस त्रिपुरी कांग्रेस में कांग्रेस के चुने हुए अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को मत भिन्नताओं और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के कारण गांधी जी के समर्थकों ने असहयोग किया और सुभाष चंद्र बोस को इस्तीफा देना पड़ा अध्यक्ष पद से। सुभाष जी ने डॉक्टर हेडगेवार जी और सुभाष जी में वो एक मैं समानता देखता हूं कि सुभाष चंद्र बोस ने उस कटुता को भी कभी सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं किया, क्योंकि आजादी के आंदोलन में कोई विघ्न नहीं डालना चाहते, क्योंकि जिस अलोकतांत्रिक तरीके से वो हटाया गया, वह स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी उसमें एक गलत संस्कृति को आरंभ किया था। अब सुभाष चंद्र बोस 20 जून को ठीक मृत्यु से एक दिन पहले नागपुर डॉक्टर जी से मिलने आए थे। हितवाद अखबार ने उनके मृत्यु का जो खबर छापा, उसका सब हेडिंग यही था कि सुभाष चंद्र बोस केम टू मीट हेडगेवार बट ही कुडंट मीट। उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी, डॉक्टर हेडगेवार अचेतना अवस्था में चले गए थे। तो डॉक्टर हेडगेवार 1940 तक देश के मानचित्र में एक आशा के किरण बन गए थे, जिस आशा के किरण में एक बड़े क्रांतिकारी बंगाल से त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हम कहें सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, वो डॉक्टर हेडगेवार से सहयोग, समर्थन और संयुक्त लड़ाई लड़ने की मंशा से आए थे। तो यह जो मैंने कहा, मैं रेखांकित 3 बात जो कर रहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन व्यक्तिवादी संस्कृति का बहुत हद तक शिकार है, जो हेडगेवार चाहते थे नहीं हो। इससे श्री गोलवलकर ने डॉक्टर हेडगेवार की जो पहले मासिक श्राद्ध में जो कहा, उसको मराठा ने रिपोर्ट किया, नेशनल बर्थ इज इम्पॉसिबल so long we don't get rid of ultra individualism and devote ourselves to foster the growth of corporate life among the people. राष्ट्र का सर्वोच्च विकास, जिसको हम परम वैभव कहते हैं, वो तब तक संभव नहीं है जब हम व्यक्तिवाद के उस जंजाल से अपने आप को बाहर नहीं करते। विचार की प्रमुखता और लोगों में सामूहिकता का भाव, यह डॉक्टर हेडगेवार ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो प्रतिपादित किया, वह जुगों जुगों तक लोकतंत्र के लिए एक सार्थक, एक ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट बन गया। दूसरा,
साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होनी चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई होती है तो हम साम्राज्यवाद से मुक्त हो जाते हैं। साम्राज्यवाद के जो इल्स होते हैं, जो बीमारियां होते हैं, उससे लंबे समय तक पीड़ित रहते हैं, जो आज हम देख रहे हैं। इंपीरियल लैंग्वेज, इंपीरियल कल्चर, इंपीरियल स्ट्रक्चर। तीसरी बात जो उन्होंने प्रतिपादित किया कि वही सरकार को रहने का हक है जो सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा है। जो एक समय लिंकन ने गेटिसबर्ग के अपने स्पीच में, जो सिविल वार हुआ था और सिविल वार के बाद जो गेटिसबर्ग में एक मेमोरियल बना था, उसमें उन्होंने मुश्किल से 1.5-2 मिनट का भाषण दिया था। वो बीमार थे, भाषण देने की अवस्था में नहीं थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में ऐसी परिभाषा दी थी। डॉक्टर हेडगेवार ने लिंकन को पढ़ा नहीं पढ़ा मेरी जानकारी नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ ऑल द ग्रेट मैन थिंक अलाइक। जो लिंकन सिविल वार के समय सोच रहे थे, वो डॉक्टर हेडगेवार आज़ादी के आंदोलन के समय सोच रहे थे। और इसलिए मैं कहूँगा कि आज़ादी के आंदोलन में उनकी भूमिका इस बात को रेखांकित करती है कि भारत के इतिहास का पुनर्लेखन किसी को हटाने के लिए नहीं, किसी को जोड़ने के लिए नहीं, तथ्य को सही दृष्टि से लाने के लिए है। और इतिहास का पुनर्लेखन कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगता है, चाहे नए तथ्य आए या नहीं आए। इतिहास की घटनाएं और पात्रता का असर जिस अनुपात में वर्तमान और भविष्य पर होता है, उसी अनुपात पर वह लेखन होता है, पुनर्लेखन होता है। यह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, और जब यह प्रक्रिया होगी तो हम भारतीय इतिहास का सही, सुंदर और सजीव रूप पा सकेंगे। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने सुना। और यह विषय बड़ा है, और इस विषय के साथ न्याय तब तक नहीं किया जा सकता जब इसके विभिन्न अंगों पर अलग अलग इसका वर्णन न किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।